चैप्टर खत्म कर लिया था, चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी खत्म कर लिए थे। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे समास चैप्टर नंबर 5। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। इसकी परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि हम इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं और उसके बाद एक नवीन शब्द का गठन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, वो नवीन शब्द सार्थक शब्द होता है, यानी उसका अपने आप में कोई मतलब होता है, उसी को ही समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जो पूर्व पद होता है वो होता है पहला पद, और उत्तर पद होता है जो बाद वाला होता है। ठीक है, समास विग्रह में क्या होता है? हम समास विग्रह करते हैं कैसे कि हम समास के जो शब्द आपके पास है उसको हम तोड़ देते हैं। जैसे राजपुत्र को क्या तोड़ देते हैं? राजा का पुत्र। ठीक है, समास के मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष और तीसरा आपका होता है बहुब्रीहि समास। मुख्य रूप से समास के केवल तीन भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष एंड आपका बहुब्रीहि। लेकिन जो अव्ययी भाव समाज है इसमें जो पहला पद होता है इसका पूर्व पद वो अव्यय होता है, दूसरा जो पद होता है वो नाम पद होता है। तत्पुरुष समाज के खुद ब खुद 6 भेद होते हैं। जो मुख्य भेद हैं तत्पुरुष समाज के वो दो ही हैं, एक है कर्मधारय और एक है द्विगु, जो आपको मोस्टली किताबों में दिखेंगे। जो अदर है इसमें जैसे लघु कारक चिन्ह के आधार पर जो हम करते हैं, अलुक है, उपपद है, नन्न है, नन्न मतलब नेगेटिव वाला, लुकपद है। ठीक है, इसके बाद हमने बहुब्रीहि समाज देखा। बहुब्रीहि समाज के भी आपके 4 भेद होते हैं, जिसमें समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार और एंड में आपका चौथा भाग होता है द्वंद्व समास। यानी समास के मुख्य रूप से 4 भाग हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और आपका द्वंद्व। लेकिन आपके तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। द्वंद्व समाज के भी खुद ब खुद 4 भेद हैं, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक और एक्शिश। आपको केवल याद रखने 5 टाइप ऑफ समास आपको उसमें याद रखना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, सत्पुरुष में 2, कर्मधारय और द्विगु, उसके बाद बहुब्रीहि और फिर द्वंद्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रधान खंड किसे कहते हैं। ऐसा खंड जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, उस शब्द के बिना अर्थ आप प्रकट नहीं कर पाए, आप उसको क्या कहेंगे? प्रधान खंड कहेंगे। उसके बाद जो आपका होता है वो है आपका गौण खंड। गौण खंड मतलब क्या होता है? जिस खंड पर अर्थ का बल इतना नहीं पड़ता और जिस पर अर्थ का बल पड़ता है उसे आप प्रधान खंड कहते हो, जिस पर अर्थ का बल कम पड़ता है उसे आप गौण खंड कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में समास जो मुख्य रूप से है वो समास आपके मुख्य रूप से है वो कौन से समास हैं आपके? वो समास हैं आपके पहला अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव समाज के अंदर क्या होगा? आपका पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर पद। तत्पुरुष समाज के अंदर आपका उत्तर पद प्रधान होगा। प्रधान का मतलब क्या है? इसका जो पहला शब्द होगा उस पर आपके अर्थ का बल अधिक पड़ेगा। अव्ययी भाव में पहले शब्द अधिक पड़ेगा और तत्पुरुष में दूसरे शब्द पड़ेगा। जब तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय और द्विगु का ऑटोमेटिकली उत्तर पद ही प्रधान होगा, क्योंकि वो उसी का ही भाग है। द्वंद्व समाज के दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, अव्ययी और बहुब्रीहि समाज का कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता। जब इससे तीसरा शब्द निकल करके आता है बहुब्रीहि से तो उस समाज का पद प्रधान होता है, लेकिन बहुब्रीहि समाज का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव समाज वो होता है जिसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें पूर्व पद दे भी रखा है कि पूर्व पद इसका प्रधान है और उत्तर पद इसका क्या है? अप्रधान है। ठीक है, पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है, अव्ययी भाव की पहचान आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो इसमें ये होता है कि पहला शब्द अव्यय होगा, पहला शब्द प्रधान होगा, और दूसरी बात उपसर्ग के रूप में भी कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर याद रखने हैं, जैसे कि आपका प्रतिदिन, जिसको आप तोड़ेंगे तो प्रति प्लस दिन, दिन दिन। यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, भरपेट, सब आपके अव्ययी भाव समास हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास आपके वो होते हैं जिनमें आपका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है। आपका जो प्रधान होता है वो कौन सा होता है बेटा? उत्तर पद आपका प्रधान होता है ना। उत्तर पद का जो शब्द होगा उस पर अधिक बल पड़ेगा, उसके अर्थ पर हम अधिक बल देंगे, वो आपका उत्तर पद होगा। पूर्व पद आपका प्रधान इसमें नहीं होता, पूर्व पद आपका गौण होता है। ठीक है, तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास को पहचान करने की एक और तरीका होता है कि इसके अंदर आप अगर आपका इसकी विभक्ति करेंगे तो आपको इसमें कारक चिन्ह मिलेंगे, यानी अगर इनको जोड़ते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। विभक्ति करने पर आपको ये कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। अगर किसी की विभक्ति करने पर कारक चिन्ह आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो तत्पुरुष समास है। जैसे कि मृत्युंजय, मृत्युंजय शिव जी को कहते हैं। मृत्युंजय का आप समास विग्रह करेंगे तो मृत्यु को जीतने वाला, तो इसमें जो को लगा हुआ है वो क्या है? आपका कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक लगा हुआ है,
विभक्ति करने पर, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप विशंबर। विशंबर क्या है आपका, विशंबर आप ईश्वर को कहते हैं। विशंबर का आप संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व को भरने वाला, तो इसमें द्वारा से को विभक्ति चिन्ह आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी कर्म चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो मैं आपका क्या है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान में पर, तो अपादान हो जाएगा। ठीक है ना, या ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कारक चिन्ह इसमें आ गया, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स अगर तत्पुरुष समास के याद रखना चाहते हैं तो आप तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो पहला क्या है, देखो गिरह कट। गिरह कट में क्या है, गिरह को काटने वाला, तो गिरह कट क्या है, गिरह को काटने वाला। को इसमें क्या है, कर्म चिन्ह है, कर्म कारक चिन्ह इसमें लगा हुआ है को, तो गृह को काटने वाला आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है, स्वर्ग में वास, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका कर्म, आपका विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, कर्म कारक हो जाएगा, तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन चाहा, मन से चाहा, इसमें करण लगा हुआ। बिहारी चरित यानी बिहारी द्वारा चरित, ये भी करण है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये आपका संप्रदान है। ठीक है ना, अब मार्ग के लिए व्यय, ये भी आपका संप्रदान है। के लिए आपका करण में भी आता है, संप्रदान में भी आता है, लेकिन संप्रदान वाला के लिए ऐसा होता है जो हम कभी चीज वापस नहीं लेते हैं, जो काम हम कभी दोबारा मतलब कि हमारा उस चीज को देने के बाद वापस नहीं रिटर्न कर लेते हैं उससे, तो उसमें संप्रदान के लिए आता है। तो रसोई घर और मानवीय व्यय भी आपका तत्पुरुष है। तो गृह कट, स्वर्गवास, मनचाहा, बिरहारी चरित, रसोई घर, मार्गव्य सब आपके क्या है, तत्पुरुष समास है। देश निकाल, देन से निकाला हुआ, या फिर ऋण मुक्त, देश निकाल देश से निकला हुआ, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, आपका अपादान कारक चिन्ह लगा हुआ है, आपका तत्पुरुष समास है। गंगा जल, गंगा का जल, ये भी आपका संप्रदान है। दीनानाथ, दीनों के नाथ, ये भी आपका संप्रदान है। अधिकरण में आप देख रहे हैं देश निकाला, ऋण मुक्त, गंगा जल, दीनानाथ, नगरवास, आपीति, आपके सभी के सभी क्या है, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, नन्य समास वो होता है जिसमें न शब्द की आपकी न शब्द की अनुभूति आपको होती है, या आपको नॉट जैसा आपको फील होता है। इस शब्द में न के अर्थ में अ लगा हुआ होता है, यानी कि अगर कभी हम असभ्य का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सभ्य ना हो, तो तोड़ने पे आपको न दिखाई दे रहा है, तो वो आपके नन्य समास होते हैं, और ये आपके तत्पुरुष समास का ही भाग होता है। तो अनंत, असंभव, असभ्य, अभाव, जितने भी आ या अन लगा हुआ होने वाले शब्द होते हैं सभी आपके नन्य तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय समास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद इसका गौड़ होता है, लेकिन इसका जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध होता है इसमें विशेषण विशेष्य का या फिर उपमा उपमेय का। अगर आपको किसी भी शब्द के अंदर उपमा या उपमेय का अगर आपको तुलना दिखाई दे रही है, या विशेषण विशेष्य जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो जो समास होगा आपका, वो आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें या तो उपमेय उपमान का रिलेशन दिखाई देगा, या फिर आपको विशेष्य विशेषण का रिलेशन दिखाई देगा। इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो देखो नीलकंठ, नीला है कंठ, यानी कि जो कंठ है वो नीला है। आपको क्या पता चल रही है, इसमें क्वालिटी पता चल रही है कि कंठ कैसा है, नीला है, तो आपका उपमेय उपमान हो जाएगा। नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है, तो विशेषण विशेष्य हो गया। पीतांबर, अंबर कैसा है, पीला है, या फिर वस्त्र कैसे हैं आपके, पीले हैं। महादेव, देव कौन है, महान है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। गाय कैसी है, नीली है। परमानंद, आनंद कितना है, परम है। नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे, जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान दिख रहा है। नीलकंठ, नीलकमल, पीतांबर, महादेव, नीलगाय, परमानंद, नीलगाय, नीलकंठ, महात्मा। नीलकंठ, नीलकमल, पीतांबर, महादेव, नीलगाय, परमानंद, नीलकंठ, महात्मा, ये आपको याद रखना है, कर्मधारय समास है, आपको याद हो जाए इसलिए मैंने ये 2 बार बोले हैं। आप भी इनको 2-3 बार बोलें जिससे कि आपको ये याद रहे। सद्धर्म, अध्पका भी आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, तो आपको ये दिख गया, जिसके अंदर को आपका लुप्त होता है, कर्मकारक होता है। से के द्वारा लुप्त होता है तो करण तत्पुरुष होता है। के लिए लुप्त होता है तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। से लुप्त होता है तो अपादान तत्पुरुष होता है, लेकिन अलग होने का भाव होना चाहिए। तब संबंध में काकी के आता है, अधिकृत तत्पुरुष में मैं और पर आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कर्मधारय समाज, मैंने अभी भी आपको समझाया, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको समझाए, बताया भी है कि पहला वाला जो होगा विशेषण विशेष्य की तुलना में दिखाई देगा। ठीक है ना, या फिर उपमेय उपमान जैसा आपको प्रतीत होगा। ठीक है ना, देखो इसमें लिखा हुआ भी है स्वर्णकार, स्वर्ण को काम करने वाला है ना, लुप्त तत्पुरुष के हिसाब से बताया गया है। तुलादान में तुला से बराबर करके दिए जाने वाला दान। तो मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। ठीक है ना, तो ये सब भी आपका कर्मधारय समास है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पर्णशाला, व्यर्थ। ठीक है, जलकुंभी, मधुमक्खी, जलपोत, अग्रसर, जलाशय। अब आपका दूसरा पार्ट क्या है, आपका दूसरा पार्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा होता है बेटा कि इसका भी क्या होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। क्यों, क्योंकि ये भी आपका किसका भाग होता है, ये भी आप ये द्वंद्व समास
जो होता है आपके, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, दोनों का ही अपना अपना अलग अर्थ होता है। द्विगु समाज जो होता है ना, उसका आपका उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि वो तत्पुरुष समाज का पार्ट होता है। द्वंद्व समाज आपका अलग से सेपरेट है, सेपरेट पार्ट है, तो उसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ होता है, दोनों का ही अर्थ बल प्रदान करता है। ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप, जिनके बीच में आप और कंजक्शन का यूज कर सकते हो, आप और यूज कर सकते हो, आप अथवा यूज कर सकते हो, आप या यूज कर सकते हो, आप एवं यूज कर सकते हो, तो वो आपके द्वंद्व समाज में आ जाते हैं। जैसे देखो, भाई बहन है, गंगा जमुना है, ठीक है, भाई बहन है, गंगा जमुना है, पाप पुण्य है, आचार विचार है, माँ बाप है, दाल दाल भात है, खरा खोटा है, आगे पीछे, ये सब आपके क्या है, ये सब के सब आपके द्वंद्व समाज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो द्वंद्व समाज मैंने आपको बताया ऐसा समाज जिसका पूर्व पद भी प्रधान होता है और उसका उत्तर पद भी क्या होता है, प्रधान होता है। इसका पूर्व पद भी आपको प्रधान मिलेगा और उत्तर पद भी आपको क्या मिलेगा, प्रधान मिलेगा। दोनों ही अर्थ के बल पर ध्यान, दोनों ही का अर्थ के बल पर आपको प्रयोग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका द्वंद्व समाज के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, जिसमें आपका और या तथा का लोप होता है। अगर आपको उसे तोड़ने पर और या तथा लगा सकते हैं तो वो आपका इतरेतर द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसी प्रकार के अर्थ का ज्ञान हो, यानी दोनों का लगभग लगभग अर्थ सेम हो, तो समाहार द्वंद्व होता है। वैकल्पिक द्वंद्व होता है जिसमें अगर आप तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो आपको या तो या लगा सकते हैं या अथवा लगा सकते हैं। तो अगर आप और या तथा लगा रहे हैं तो आपका इतरेतर द्वंद्व है, लेकिन अगर आप या और अथवा लगा रहे हैं विग्रह करने पर तो आपका वो वैकल्पिक है, क्योंकि आपके पास वैकल्प है, या तो ये या फिर वो, तो वैकल्पिक हो जाएगा। इतरेतर में दोनों और या अथवा हो जाएगा, और समाहार में जिनमें दोनों अतिरिक्त उसी प्रकार के अर्थ को बोध करें। तो ये तीनों आपके द्वंद्व के भेद होगा, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, बहुब्रीहि समाज। इसमें हमारा द्विगु समाज कहीं रह गया है, हम एक बार देख लेते हैं। ये रहा द्विगु समाज, ठीक है, हमारा द्विगु समाज छूट गया था। इसमें द्विगु समाज हम एक बार पहले देख लेते हैं। तो जो आपका द्विगु समाज है, द्विगु समाज बेटा वो समाज होता है जिसका पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ये मुख्य रूप से इसकी परिभाषा के अंदर आता है। बाकी होता तो इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान है और पूर्व पद गौण है, क्योंकि ये तत्पुरुष समाज का भाग है, ठीक है। तो जो आपका द्विगु समाज है, इसमें आपका पूर्व पद जो होगा वो कैसा मिलेगा, आपको संख्यावाचक मिलेगा। पंचवटी देखो 5 इसमें है, पहला पद है। शताब्दी में आपका सत लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, द्विगु समाज है। इसमें देखो लिखा हुआ भी किसका भी क्या है, आपका उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद अप्रधान है। क्यों, क्योंकि ये आपका तत्पुरुष समाज का ही पार्ट है, तत्पुरुष समाज का पार्ट है। और तत्पुरुष समाज में आपने क्या देखा था कि तत्पुरुष समाज में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, अप्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो एग्जाम्पल्स थे ये आपके तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल्स थे। इसमें ये रहे, जैसे कि तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल्स में इसमें शायद नहीं है, आगे हम एग्जांपल देख लेंगे। बस हमने द्विगु समाज के एग्जांपल्स, द्विगु समाज को हमने समझ लिया है कि पूर्व पद क्या है, इसका अप्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि ये तत्पुरुष समाज का पार्ट है। और कर्मधारय और द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समाज के पार्ट है, दोनों के ही उत्तर पद प्रधान होते हैं। कर्मधार में विशेषण, विशेष या फिर उपमेय उपमान जैसी विशेषता में दिखाई देती है। द्विगु समाज में हमारा जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। ये द्वंद्व समाज हमने समझ लिया। अब हमें समझना था बहुब्रीहि समाज। ये बहुब्रीहि समाज वो समाज होता है जिसके दोनों ही जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ही पद इसके अप्रधान होते हैं। दोनों में से कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये अब दोनों पद को मिला करके एक अतिरिक्त संकेतक अर्थ पद प्रदान करता है। इसका अपना अलग से अर्थ होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ, आप नीलकंठ देखते तो कर्मधारय समास था, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे नीलकंठ और आपका आ जाता है, और दोनों एग्जाम्पल मिलते हैं आपको, बहुब्रीहि वाला भी और कर्मधारय वाला भी, तो आप उसमें बहुब्रीहि ही लगाएंगे। ये आपको प्रायोरिटी याद रखनी है। नीलकंठ आप शिव जी को बोलते हैं, चंद्रमौली आप शंकर को बोलते हैं, चक्रपाणी आप सरस्वती को बोलते हैं, या चक्रपाणी या विष्णु जी को बोलते हैं। तो ये सब आपके क्या हो गए, आपके बहुब्रीहि समाज है, क्योंकि ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। आपको फिर से पता चल गया, पूर्व पद आपका क्या है, अप्रधान है, और उत्तर पद भी आपका अप्रधान है। तो ये समाज कौन सा है, बहुब्रीहि समाज में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, और तीसरा जो पद निकल करके आता है दोनों के बनने के बाद में, ये आपका प्रधान होता है, ठीक है। तो ये आपकी फुल डेफिनेशन हो गई सारे के सारे समासेस की। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, कम से कम आपको इसके पास प्रैक्टिस करने के लिए 125 क्वेश्चन है। कल की वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर क्रिया को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसकी वीडियो को 2-3 बार देखें, अच्छे से समझें, अच्छा लगा हुआ तो बताएं, ठीक है। उसके बाद कल हम इन क्वेश्चन की क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, नए चैप्टर क्रिया की शुरुआत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।